मित्रों, आज साहित्यिक बदकही की ओर से आज दिनकर की कविता में किसान चेतना विषय पर साहित्यिक बदकही मंडल के फेसबुक के साथियों ने, छात्रों ने यह विमर्श रखा है। अजय जब मेरे पास आए, मेरे प्रिय छात्र हैं इनमें के, और उन्होंने इस महीने के शुरू में ही कहा था कि दिनकर पर एक कार्यक्रम मैं रखना चाहता हूँ। बिहार की मेरी यात्रा थी और दिनकर के 2 कार्यक्रम थे, तो मैंने 30 सितंबर का समय दिया था। 30 सितंबर दिनकर के लिए महत्वपूर्ण दिन है। एक जन्मदिन दिनकर का 30 सितंबर भी है, बहुत कम लोग जानते हैं। वस्तुतः दिनकर जब पैदा हुए थे तो कोई ठोस जन्मपत्री उस तरह की नहीं बन पाई थी। वो दौर था निरक्षर किसानों का। बिहार के सिमरिया घाट में जहाँ दिनकर पैदा हुए थे, वह गहरे रूप से किसानों का इलाका है। तो वे पहले दिनकर 30 सितंबर ही अपना जन्मदिन लिखते थे। बाद में ग्रह नक्षत्र को मिलाकर जब शास्त्र की दुनिया वालों ने तय किया तो 23 सितंबर उनका जन्म तय किया गया। आप जानते हैं कि पंचांग और शास्त्र ही इन चीज़ों को तय करते हैं। बहरहाल, इसलिए आज यह एक खास दिन है, 30 सितंबर। दिनकर और किसान ये दोनों आज के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। दिनकर औपनिवेशिक दौर के गुलाम भारत के कवि हैं। हिंदी में राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। किसान के परिवार में पैदा हुए, जीवन भर 60 किताबें लिखी। उनमें जो 30 कविता की किताबें हैं, कविताओं में एक ओर वे इतिहास और मिथक की यात्रा करते हैं, प्रेम और श्रृंगार की यात्रा करते हैं, आत्म और अध्यात्म की खोज करते हैं, अपनी जातीय परंपरा की पहचान और परख करते हैं। तो दूसरी ओर वे भारतीय जनता की वर्तमानता की भी समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, चित्रण और वर्णन भी करते हैं। दिनकर की कविता का जो केंद्रीय मानस है, चित्त है, वह एक किसान कवि के द्वारा अभिव्यक्त चित्त है। इसके ठोस कारण हैं। दूसरी ओर हम सब जानते हैं कि दिनकर जिस दौर में पैदा हुए थे वह गुलामी का दौर था और किसान चेतना उस दौर की बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने, अंग्रेजी राज ने इस देश के किसानों की शोषण, उसके दमन, लूट और ठगी पर लगान और शोषण के तरह तरह के अनगिनत तरीकों पर ही टिका हुआ था, जिसके देशी आधार यहाँ के जमींदार और महाजन थे। प्रेमचंद इसे अपनी तरह से लिख रहे थे और दिनकर अपनी तरह से लिख रहे थे। मैथिलीशरण गुप्त ने थोड़ा सा लिखा तो अपनी तरह से लिखा। राम नरेश त्रिपाठी और निराला अपनी तरह से लिख रहे थे। बल्कि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं, उस भारतेंदु युग में 1857 के लोकगीतों में किसानों के संघर्ष भरे पड़े हुए हैं। और भारतेंदु युग के अनेक कवियों ने स्वयं भारतेंदु सहित दुर्भिक्ष, अकाल और ग्रामीण पीड़ाओं को गद्य में तो अभिव्यक्त किया ही, ब्रजभाषा की अनेक कविताओं में भी अभिव्यक्त किया। इसलिए
और दूसरी तरफ आज जो किसान का संकट है, हम देख रहे हैं कि 8 महीने से लगातार इस हिंदुस्तान में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। उपनिवेश के दौर में भी कई किसान आंदोलन हुए, आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आप पूरी सभ्यता का इतिहास उठाकर देख लीजिए तो किसान, दो प्रवृत्तियां जो आजाद भारत को, राजनीतिक रूप से स्वाधीन भारत को दुनिया के पटल पर भिन्न बनाती हैं और यह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, उनमें से एक है लगभग 3.5 लाख किसानों की ग्लोबलाइजेशन के कारण आत्महत्या, और दूसरा है दुनिया के अब तक के इतिहास में हिंदुस्तान का यह लगभग 8-9 महीने से चल रहा भारतीय किसान आंदोलन। ये दो जो मूर्त रूप दिख रहे हैं, ठोस रूप दिख रहे हैं, ऐसे समय में दिनकर की कविता में मौजूद किसान चेतना के विभिन्न रूपों के बहाने हम न केवल औपनिवेशिक किसान समय और जीवन और चेतना की शिनाख्त कर सकते हैं, बल्कि यह जो उत्तर औपनिवेशिक समय है, नए किस्म के साम्राज्यवाद का समय है, इस समय में हम आसानी से दिनकर और किसान, दिनकर की कविता के बहाने आज के किसान और आज की कविता और साहित्य की स्थिति की भी ठीक ठाक पड़ताल कर सकते हैं। इसलिए ये विषय मैंने चुना है। देखिए, कविता और किसान का संबंध तो आरंभ से रहा है। श्रम का शब्द से आदिम संबंध है, इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब किसान ने खेत में पहली बार धान रोपा होगा तो उस धान रोपने और काटने के क्रम में संघर्ष और स्वप्न से गुजरते हुए उसने अपने कंठ में एक गान भी धान के साथ रोपा होगा। तो धान और गान का जन्म किसान ने एक साथ किया होगा और तब से आज तक दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में सबसे ज्यादा जो कविताएं मिलती हैं और जो गीत, जिसे हम कविता का जो वाचिक रूप है, कविता का पहला रूप वाचिक रूप है, वह अलिखित रूप है, वह कंठ का रूप है, वह वाणी का विधान है, वह मिलता है और किसानों के गीत के रूप में वह मौजूद है। दिनकर औपनिवेशिक समय के कवि हैं और दिलचस्प है कि भारतीय समाज में वाचिकता और लेखन प्रकाशन का जो दिनकर का समय है वो बहुत अनूठे सम्मिश्रण का समय है, जिसमें दिनकर की कविता राष्ट्रीय काव्यधारा की जो महत्वपूर्ण यह कवि है, उसकी कविता आप देखिए कि भक्तिकालीन कविता के बाद बीच में जो कविता का रूप रहा वह लिखित हो गया, वह कंठ से उतर गया था। वैदिककालीन कविताएं कंठ से उतरी हुई कविताएं हैं, भक्ति की कविताएं कंठ की कविताएं हैं और गायन की कविताएं हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौर में लोकगीत या जनगीत तो कंठ में रहे, लेकिन आधुनिकता के प्रभाव ने, प्रिंट के प्रभाव ने साहित्य के भीतर कविता की शक्ति को भी अधिक से अधिक बौद्धिक बनाया, अधिक से अधिक जो है वाचिकता से दूर किया। छायावाद की कविता भी वाचिकता की कविता नहीं है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये है कि मैथिली शरण गुप्त की और कुछ कवियों भारत भारती जैसी कविताएं आती हैं जो वाचिकता की हैं, उर्दू की कविताएं वाचिकता की कविताएं रही हैं, लेकिन दिनकर ऐसे कवि हैं छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में जो जनता की वाणी में, जनता की भाषा में वाचिकता की कविता लेकर आते हैं और वह लिखित के साथ साथ, प्रिंट के साथ साथ दिनकर की कविता यह अनायास नहीं है कि अनेक किसान जीवन से आने वाले कवि के कारण
और वहां से उठने वाले जन छंदों के कारण दिनकर की कविता आज भी वाचिकता की कविता है। और वाचिकता किसान और दिनकर की कविता का यह संबंध ही यह है कि आज दिनकर की कविता में किसान जीवन को खोजने के लिए नए सिरे से प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। मित्रों, मैं दिनकर की कविता पर विचार करने से पहले थोड़ा सा आज के समय पर अपनी बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि आज की समय को समझे बिना दिनकर की कविता का पाठ तो हो सकता है, पुनर्मूल्यांकन या उसके अर्थ की पुनर्रचना नहीं हो सकती है, अर्थ की या आशय की नई संभावना नहीं खुल सकती है, नए द्वार नहीं खुल सकते। दिनकर का समय पुराना समय था, यह नया समय है। दिनकर का समय फिर मैं कहूंगा कि ब्रिटिश शासन का समय था, आज वह नए किस्म के पश्चिमी सांस्कृतिक आर्थिक शासन का समय है। वह एक तरह से आप प्रभात पटनायक से लिए गए शब्दों से कहूं तो वह पुराना साम्राज्यवाद था, यह नया साम्राज्यवाद है। या प्रेमचंद से एक शीर्षक से उधार लूं तो वह पुरानी महाजनी सामंती सभ्यता थी, यह नई किस्म की महाजनी सभ्यता है। तो इस नई और पुराने के फर्क को समझने के लिए इस नए समय के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य के मूल्यांकन के लिए जो कुछ मुहावरे दिए गए, परिभाषाएं दी गई, उसमें 19वीं शताब्दी के अंत में साहित्य को जन समूह का विकास कहा जाता है। जन समूह किसी संस्कृति का होता है, सामाजिक संस्कृति का होता है, वह किसी मध्यवर्गीय व्यक्तिवादी पूंजीवादी संस्कृति का नहीं होता है। 20वीं शताब्दी में भी साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज वहां प्रमुख है, व्यक्ति प्रमुख नहीं है। रामचंद्र शुक्ल स्वयं जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य को कहते हैं, तो वहां पर जनता महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जनसमूह, समाज और जनता ये साहित्य के केंद्र में है। यह जो सामूहिकता है, सामाजिकता है, वह कृषि संस्कृति की पूर्व औपनिवेशिक समय की महत्वपूर्णता या अस्मिता रही, या उसका एक तरह से कहते हैं कि क्राफ्ट रहा है। लेकिन आज का जो समय है, और आप देखिए कि पूंजीवाद के जन्म से लेकर 1960 तक का जो समय है पूरी दुनिया का, वह श्रम केंद्रित समय है। क्योंकि पूंजीवाद को क्या करना था? पूंजीवाद को वस्तुतः पूरी दुनिया से किसानी सभ्यता को मिटाकर उस पर उद्योग का महल खड़ा करना था और उत्पादन के लिए अनगिनत श्रमिकों का वर्ग पैदा करना था। तो इस तरह से श्रम के शोषण का वर्ग भी पैदा हुआ, और श्रम के शोषण के विरोध में दुनिया भर में विचारधाराएं पैदा हुई। जैसे पश्चिम में मार्क्सवाद पैदा हुआ, तो पूर्व में गांधी हिंद स्वराज लेकर आते हैं और ग्राम स्वराज और किसान स्वराज की बात करते हैं। इस तरह से उन्होंने अनेक विचारधाराएं पैदा होती हैं। लेकिन यह जो समय है, जो नए साम्राज्य का समय है, नई पूंजी का समय है, या बाजार का समय है, यह वित्तीय पूंजी के सांस्कृतिक तर्क का समय है, जो वासना केंद्रित है, कामुकता केंद्रित है, और श्रमशीलता की जगह को कामुकता ने, बाजार की वासनात्मकता ने ले लिया है। इसलिए आज की दर्शन, चिंतन और सौंदर्य शास्त्र के केंद्र में धीरे धीरे बाजार आ बैठा है, और परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि साहित्य के सौंदर्य के टूल भी बाजार के टूल हो गए हैं। वे श्रमशीलता के, सम्मान और गरिमा के और उसके प्रतिरोध के टूल्स कम हैं, अब कामुकता और वासनात्मकता के टूल्स या प्रतिमान बनते जा रहे हैं। तब ऐसे समय में हम किसान को कैसे देखें? दूसरी चीज, किसान को अब तक आलोचना में
वर्ग के रूप में देखा गया, दर्शन में भी वर्ग के रूप में दिखा गया कि वह जमींदार वर्ग का विरोधी वर्ग है और दूसरा है श्रमजीवी वर्ग है। लेकिन अब किसान विखंडित हो चुका है। आप देख रहे हैं कि बाजार और उसकी टेक्नोलॉजी और पूंजी की संतानों ने किसान को टुकड़े टुकड़े में बांटा है और पूरी दुनिया में अस्मिताओं का संघर्ष या विमर्श, राष्ट्रवाद का विमर्श, नस्लवाद का विमर्श, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रजातियों का विमर्श, ये सारे विमर्श जो पैदा हो रहे हैं, ये विमर्श दरअसल वर्ग की चेतना को धुंधला करने के लिए और सबका साथ सबका विकास करने के लिए हो रहे हैं। एक दूसरा संकट ये है। तीसरा संकट यह है कि मैं जैसा कहता हूं कि किसान के सामने तीन स्थितियां हैं। या तो वह प्रतिरोध करे, या वह पलायन करे, या वह आत्महत्या करे। प्रतिरोध, विस्थापन और आत्महत्या के अलावा किसान के पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान में 40% आबादी जो है कृषि की, वह विस्थापित हो चुकी है। 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और अब लाखों करोड़ों किसान इस देश के प्रतिरोध कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह से तीनों प्रवृत्तियां नए समय के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो शहर से लेके गांव तक का मानस बना है, उस मानस को नई टेक्नोलॉजी ने, नई डिजिटल संस्कृति ने बनाया है, प्रौद्योगिकी ने बनाया है, डिजिटल फेनोमेनन ने बनाया है। तब हुआ क्या है कि अब जो हजारों साल से या पूर्व औपनिवेशिक समय से किसान संस्कृति के भीतर मनुष्य और मनुष्य के संबंध थे, पहली बार पूरी दुनिया में और भारत में विघटित हो गए हैं। आज का मनुष्य नहीं कम है, नागरिक ज्यादा है, और नागरिक भी कम है, उपभोक्ता ज्यादा है, और उपभोक्ता भी कम है, अब वह कमोडिटी में बदलता जा रहा है। तो वह वस्तु में, जिन्स में बदलता जा रहा है। यानी पूंजीवाद अपने अंतिम चरण में है और जिस ऊंचाई पर वह पहुंचा है, मनुष्य को नागरिक से उपभोक्ता में, कंज्यूमर में बदल दिया है, और कंज्यूमर से अब कमोडिटी में, वस्तु में और माल में, जिन्स में, बाजार के सामान में बदल रहा है। इसलिए पूंजीवाद की जो यह पतित और चरम अवस्था है, इसमें मनुष्य और मनुष्य के संबंध खत्म हो गए हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच में वस्तुएं आ गई हैं। अब सिर्फ एक संबंध है, मनुष्य और उत्पाद का संबंध, यानी उपभोक्ता और उत्पाद का संबंध, उपभोक्ता और बाजार का संबंध, उपभोक्ता और कमोडिटी का संबंध। हम आपसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम खरीदार हैं और आप विक्रेता हैं। हम इसलिए जुड़ते हैं कि हम डिग्री बेचते हैं और आप डिग्री खरीदते हैं। हम चाय बेचते हैं और आप चाय खरीदते हैं। हम कोका कोला बेचते हैं, आप कोका कोला खरीदते हैं। हम पिज्जा बर्गर बेचते हैं, आप पिज्जा बर्गर खरीदते हैं। ये वस्तुएं हटा दी जाए तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं रह जाता है। यह आज की बाजार की सभ्यता का नया परिवर्तन है। दुर्भाग्य है कि हिंदी या भारतीय आलोचना और दर्शन के क्षेत्र में बदलते हुए समय का रेखांकन कम ही मनीषा कर रही है, और हम पुराने औजार से 20वीं शताब्दी के घिसे पिटे औजारों से नए साहित्य और नए समय का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसलिए चीजें पकड़ में नहीं आ रही। मैं अभी दिनकर के गांव से लौट कर आया। मैंने देखा कि जो दिनकर के किसान थे 20वीं शताब्दी के, वे किसान अब कहाँ हैं। 21वीं सदी में दिनकर का गांव, मैं कई दिनों से ये कह रहा हूं कि वह विश्वग्राम में बदल गया है और अब इंस्टाग्राम में प्रवेश कर गया है। हर एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल है और वह भूगोल से, एक तरह से ठोस से, यथार्थ से आभासी दुनिया में ग्राम चला गया है। दिनकर के ग्राम का जो मक्का आ रहा है, वह देश के मॉल में पॉपकॉर्न में बदल गया है। मैं ये देख रहा हूं कि जो बदल रहा है हमारा समय, उसमें देसी टमाटर होता था, वह हाइब्रिड टमाटर हो गया है। आप राजनीति का चरित्र भी देखें कि देसी किस्म के नेता होते थे 90 के पहले, ये हाइब्रिड नेता हैं जिन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो परिवर्तन है, और तब
ये भी आप देखिए कि ये जो किसान हैं, ये सत्ता के लिए, बाजार के लिए अब ये आलू और टमाटर बनाने की इन्हें कोशिश कर रहे हैं। तो किसान सूरन के रूप में इनके सामने जब अपनी पूरी कवाहट के साथ खड़े होते हैं तो उन्हें तार और तमाम तरह की दमन, पुलिस, पानी की बौछारें, लाठी, गोली, किसी चीज से सत्ताएं नहीं चुक रही हैं। तो ये जो बदलाव है हमारे समय का, ये बाहर का बदलाव हमारी चेतना के बदलाव पर भी प्रभाव डालता है। और हमारा समय क्या हुआ है, सेल्फ से सेल्फी का समय हो गया है। रामचंद्र शुक्ल चित्तवृत्ति की बात करते थे, आजकल बुद्धिवृत्ति ही हमारे केंद्र में आ गई है। तब हम देखते हैं कि चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब हमारे साहित्य में और आज की कविता में किसान और मजदूर और आदिवासी के जीवन का कम है। बुद्धिवृत्ति का भूना हुआ बीज, मरा हुआ बीज ज्यादा है। यह यूं ही नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी मॉन्सेंटो कंपनी सबसे ज्यादा बीजों का और जहर का कारोबार भारतीय उपमहाद्वीप में करती है। और यह भी सरल बात नहीं है कि हजारों साल से अपने कोठार में बचाने वाले किसान तरह तरह के देसी बीजों से आज महरूम हो गए हैं। आज किसान बीज विहीन है, यानी पर निर्भर है। आत्मनिर्भर भारत के समय में यह एक छद्म नारा है, क्योंकि किसान बीज विहीन है और पर निर्भर भारत में रह रहा है। तब हमें लगता है कि ऐसे समय में दिनकर की कविता पर विचार करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, उपनिवेशवाद के समय में लगान शोषण का सबसे बड़ा औजार था। आजादी के बाद मूल्य, किसानों की फसल का मूल्य लड़ाई का केंद्रीय विषय हुआ, और आज खेत को छीना जा रहा है। किसान की लड़ाई का आखिरी औजार जो है वो मुआवजा है। किसी तरह सत्ता और सरकार से वह मुआवजा ले ले और अपने को एक तरह से सुरक्षित करे। ऐसे समय में किसान की स्थितियां क्या हुई है और हिंदी आलोचना इसे कैसे देखे, दिनकर की किसान कविता को देखने का औजार क्या हो। देखिए, राजनीति हो या साहित्य, किसान को देखने के 3 तरीके विकसित रहे हैं, जिनमें 2 तरीके प्रमुख हुए। किसान को कभी भी एक पूर्ण मनुष्य के रूप में हिंदी साहित्य ने नहीं देखा। थोड़ा बहुत आधुनिक युग में कुछ कवियों ने देखा, जिनमें निराला हैं, पंत हैं और मैथिलीशरण गुप्त हैं, दिनकर हैं। इन कवियों ने देखा, नहीं तो उन्हें एक आर्थिक इकाई के रूप में, श्रमजीवी के रूप में देखा जाता है। एक बात तो यह है कि क्या किसान सिर्फ अर्थ का औजार है हम मध्य वर्ग और तमाम लोगों का पेट भरने के लिए? दूसरी चीज है, अब किसान को श्रमजीवी से कमोडिटी में बदल दिया गया है। किसान ही खरीदने और बेचने की चीज है, पूरी मंडी सहित, पूरे बाजार सहित, पूरे खेत सहित। तीसरी चीज है कि जितना लेखन हो रहा है, किसान को खेत को केंद्र में रखकर, फसलों को केंद्र में रख करके किसान पर रचनाशीलता, आलोचना, राजनीति और दर्शन बन रहे हैं। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है, हम सब जानते हैं, घाघ, डाक और भड्डरी के इस देश में किसान हमेशा से दार्शनिक रहे हैं, बौद्धिक रहे हैं, फसलों के वैज्ञानिक रहे हैं और मौसम के प्रबंधक रहे हैं, मौसम के ज्ञाता रहे हैं, भविष्यवक्ता रहे हैं। और किसानों ने हजारों साल में अनुभव का विज्ञान जैसा बनाया है, उस विज्ञान के सामने आधुनिक विज्ञान बहुत कमजोर है, यांत्रिक है, किताबी है, दूरगामी है, शोषक है और मिट्टी किसान के संबंधों को ठीक से वह नहीं जानता है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि दिनकर की कविता पर विचार करना अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण होगा। एक तो यह कि दिनकर की कविता में किसान चेतना के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। एक तो उपनिवेशित मानस दिखाई देता है। उपनिवेशित मानस के साथ साथ प्रतिरोध के अनेक रूप दिखाई देते हैं, जिसमें किसान का 2 स्तरों पर विरोध दिखाई देता है। साम्राज्यवाद का विरोध, इसलिए दिनकर की कविता के किसान चाहे
गुलाम भारत में रहे हों या आजाद भारत में, वे लगातार सत्ता की को टक्कर देते हैं। वे राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेते हैं और वर्ग आंदोलन भी, किसान आंदोलन भी खड़ा करते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन का देसी आधार सामंती महाजनी सभ्यता है और सामंती महाजनी सभ्यता की कड़ी आलोचना दिनकर की कविता में भी दिखाई देती है। दिनकर की कविता किसान राष्ट्रवाद को नए सिरे से गढ़ती है। पहले इसे प्रतिक्रियामूलक राष्ट्रवाद माना जाता था। गांधी ने इस पर गहराई से विचार किया और हम जानते हैं कि अब किसान राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली रूपक है और सभ्यता के बचाने का पर्यावरणीय समाजवादी औजार के रूप में देखा जाता है। दिनकर ने इसके साथ साथ किसान की उत्तर औपनिवेशिक जो आलोचना दृष्टि है उसका भी विकास किया। लेकिन दिनकर के लिए किसान केवल आर्थिक इकाई नहीं है, वह केवल पेट भरने की इकाई नहीं है, वह संपूर्ण मनुष्य है। इसलिए दिनकर किसान की जिंदगी के सौंदर्य चेतना का भी आख्यानकार हैं, व्याख्याकार हैं और यह वह बिंदु है जो दिनकर को अन्य कवियों से अलग बनाती है और निराला के करीब ले जाती है, बादल राग की और दूसरी कविताओं के करीब ले जाती है। ए विप्लव के वीर तुम्हें बुलाते कृषक अधीर। तो ये एक प्रतिमान हमारे समय का हो सकता है और देखिए कि इस प्रतिमान की कसौटी पर अगर हम दिनकर की कुछ कविताओं को देखें, दिनकर की कविता के विकास क्रम को देखें और कुछ उदाहरण से दिनकर की कविताओं की घनीभूत वाणी को, उस वाचिकता को अपने कानों तक जाने दें और उसमें जो आशय की छवियां हैं और संघर्ष और सौंदर्य चेतना के जो विभिन्न संस्तर हैं, अगर उस पर हम जाते हैं तो हमें दिनकर की मुकम्मल तस्वीर किसान चेतना के संदर्भ में उपस्थित होती है। तो आइए हम कुछ दिनकर की कविताओं को देखते हैं। दिनकर की किसान चेतना के विकास क्रम को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दिनकर आग और राग, दिनकर पर जो आज तक आलोचना आई है उसमें किसान चेतना के रूप में कम ही दिनकर को देखा गया है। इक्की दुक्की कविताओं को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर आलोचना दिनकर को इतिहास का रचनाकार, दिनकर को मिथक का रचनाकार, सौंदर्य का रचनाकार, अध्यात्म का रचनाकार, सत्ता की आलोचना का रचनाकार मानती है। लेकिन आलोचना ने कभी भी मुकम्मल 6000 से अधिक पृष्ठों वाले दिनकर के साहित्य के भीतर से किसान चेतना को समझने की कोशिश नहीं की है। मैं चूंकि उसी सिमरिया घाट से आता हूँ, दिनकर के गांव से आता हूँ, इसलिए मैंने किसानों के इतिहास और किसान आंदोलन पर काम करते हुए मैंने ये पाया कि दिनकर की कविता का और बल्कि दिनकर के चित्त का, अचेतन का निर्माण जिस प्रमुख संवेदना से होता है वह है किसान चेतना की संवेदना। इसलिए दिनकर चाहे इतिहास की यात्रा करते हो, वह किसान का मानस ही यात्रा करता है, या वे भविष्य की यात्रा करते हो, वहां भी किसान का मानस यात्रा करता है। दिनकर की कविता 1928 से 1974 के बीच, जो उनकी मृत्यु का भी वर्ष है, निधन का भी वर्ष है, तक फैली हुई है। और 28 से 74 की जो यात्रा है, इस यात्रा को अगर आप देखें तो आपको दिखाई देता है कि दिनकर ने अनेक कविताएं किसानों पर लिखी हैं। इन कविताओं के अलग अलग तरह के चरित्र हैं। कुछ स्वतंत्र और स्वायत्त कविताएं किसानों पर हैं, दूसरी कोटि ऐसी कविताओं की है कि वो राष्ट्रवादी कविताएं हैं और किसान उसके भीतर टुकड़े के रूप में आए हैं। तीसरी तरह की कविता ऐसी है जिसमें वे सत्ता की आलोचना करते हैं,
चाहे वह ब्रिटिश सत्ता हो या स्वतंत्र भारत की नेहरू की सत्ता हो, उसकी वे कड़ी आलोचना करते हैं और पूंजीवाद की और विज्ञान की आलोचना करते हैं। उस क्रम में किसानों को याद करते हैं और किसान की चेतना की अभिव्यक्ति टुकड़े के रूप में होती है। चौथी अभिव्यक्ति, जब वे प्रकृति का चित्रण करते हैं, उसमें वे किसानी आंख और किसानी हृदय को कहीं नहीं छोड़ते हैं और गांव और प्रकृति के चित्रण के क्रम में वे किसान, किसानी, उनकी सौंदर्य चेतना, जीवन चेतना का बहुत बारीकी से वर्णन या नैरेटिव तैयार करते हैं। दिनकर की पहली किताब 1928 में बारदोली विजय के नाम से आती है। वस्तुतः वह किताब दिनकर के जीवन क्रम में खो गई थी और दिनकर उसका नाम भी भूल गए थे, तो बारदोली विजय के नाम से वह किताब जानी जाती है। आप जानते हैं कि बारदोली विजय गुजरात में, गुलाम भारत में, गुजरात के पाटीदारों, जमींदारों, बड़े किसानों के खिलाफ वहां के खेत मजदूरों का और छोटे किसानों का आंदोलन था। उस आंदोलन के नेता पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके समर्थक सबसे बड़े महात्मा गांधी थे जो उस आंदोलन में शामिल थे। तो गांधी और पटेल के उस आंदोलन को केंद्र में रखकर 20 वर्ष का किशोर दिनकर जो पहली पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम किसान चेतना और किसान आंदोलन के नाम से रखते हैं, बारदोली विजय। वस्तुतः बारदोली विजय नाम बारदोली के संघर्ष पर उसमें अधिकांश कविताएं हैं उस किताब में। वे गांव में तब थे और बिहार के किसानों का संघर्ष उन्होंने देखा था और उस किताब को बाद में खोजा गया। एक दिवाकर जी हैं शिक्षक, उन्होंने आज से 15 साल पहले उस किताब की खोज की। एक प्रति मिली जो अब छपकर आ गई है, उसका नाम विजय संदेश था, बारदोली के किसानों की विजय का संदेश। 1928 में अनेक कविताओं में से एक कविता की 6 पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें दिनकर की किसान चेतना का बीज दिखाई देता है। कविता सुनिए। रखी लाज भारत की इस दम, हंसुए खुरपी वालों ने शस्त्र बिना ही युद्ध किया है इन माई के लालों ने। माई के लाल हैं, ये जन मुहावरा है, माई का लाल। ये मातृपुत्र नहीं है छायावादी कविता के, माई के लाल हैं और बिना शस्त्र का युद्ध है। पटेल, गांधी और पटेल का हिंसा का युद्ध है। हंसुआ और खुरपी वालों ने भारत की लाज रखी है। भारत की लाज किसने रखी है? हंसुआ और खुरपी वाले किसानों ने। 1900 गांधी के आने के बाद हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन किसानों का आंदोलन है, वो जनता का आंदोलन है। और चंपारण से दरअसल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आधार भूमि दिनकर की धरती बिहार है और वह चंपारण है जहां से गांधी सत्याग्रह शुरू करते हैं। और मिस्टर गांधी से वे रविंद्र के शब्दों में, टैगोर ने उन्हें उपाधि दी थी, वे महात्मा गांधी हो जाते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। बारदोली आदर्श खरा है, एक अनेकों से हो लो। स्पष्ट है दिनकर कि एक अनेक से एक बनो, अनेकता में एकता। और उदाहरण क्या है? बारदोली। दिनकर आजादी की लड़ाई के आंदोलन का मॉडल किसे बनाते हैं? किसान आंदोलन को और बारदोली आंदोलन को। और इतना ही नहीं, गांधी को शामिल करते हैं। सत्याग्रह स्वाधीन करेगा, जन्मभूमि की जय बोलो। ये जन्मभूमि जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रभक्ति है, और इसको कौन स्वाधीन करेगा? और स्वाधीनता की भी गूंज है। ध्यान रखिए, 1929 में नेहरू ने लाहौर सम्मेलन में पूर्ण स्वाधीन स्वराज्य का नारा दिया था, लेकिन दिनकर 1928 में ही जन्मभूमि की जय के साथ साथ सत्याग्रह से स्वाधीनता की बात करते हैं। ये प्रेमचंद किसानों के लेखक जो कहते हैं कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली सच्चाई की मशाल है,
वस्तुतः साहित्य के भीतर भाषा और अचेतन के माध्यम से समय और सत्य को देखने की जो अग्रगामी दृष्टि होती है, वह दृष्टि निश्चित रूप से उसे राजनीति से आगे ले जाती है। और चीजें साफ हुई हैं कि वही धन्य जिसने स्वदेश हित गर्दन भी कटवाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। बारदोली में किसानों की जीत होती है। आप जानते हैं चंपारण में भी जीत होती है, बारदोली में भी जीत होती है। किसानों का मनोबल उच्च होता है और किसान पुत्र दिनकर किसान के गांव से आते हुए पूरा बचपन किसानों का शोषण उन्होंने देखा था। सिमरिया घाट से जहां से दिनकर आते हैं, वहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने रेल की पटरियां, जहाज बिछाए थे, अनाज लूट करके ले जाते थे, कच्चा माल लूट कर ले जाते थे और इंग्लैंड में बना बनाया माल दिनकर के गांव में व्यापार का, सप्लाई का, उत्तर भारत का, खासकर बिहार से असम तक के बीच का सबसे बड़ा गोदाम था, सबसे बड़ी मंडी थी। और दिनकर ठीक किशोर दिनकर इन चीजों को महसूस कर रहे हैं। और कविता अगर जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तो किसान जनता जो दिनकर की है, उसकी चित्तवृत्ति से लेखक की चित्तवृत्ति बन रही है। और दिनकर यहां दिखते हैं। उसी में आगे दिनकर केवल किसान चेतना में पुरुष वर्चस्व के कवि नहीं है। किसान केवल पुरुष नहीं होते हैं। बिहार में 1929 से लेकर 1947 के बीच बड़ा किसान आंदोलन चला और बिहार के किसान आंदोलन ने पूरे हिंदुस्तान के किसान आंदोलन को सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में आगे बढ़ाया। केवल सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में नहीं, बल्कि हिंदी के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी किसान आंदोलन से बड़े लेखक हुए और उनकी रचनाशीलता में किसान चेतना है। राहुल सांकृत्यायन, केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन हुए और वे किसान आंदोलन की उपज हैं। नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र यात्री से नागार्जुन हुए और वे किसान आंदोलन की उपज हैं। ये सब बिहार के किसान आंदोलन की ठीक उसी तरह उपज हैं जैसे उसके पूर्व दिनकर उस आंदोलन की उपज बन रहे हैं। उस किसान चेतना की सत्याग्रह से लेकर के 17 से लेकर गहरा प्रभाव उन पे पड़ रहा है। दिनकर बिहार में किसान स्त्रियों का बहुत दमन होता है, खासकर किसान जमींदारों के द्वारा। आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अवध में, राजस्थान में विभिन्न जगहों पे जब अध्ययन करते हैं, हमने देखा है कि तरह तरह से किसानों से लगान, अववाब, हलवाही, बेदखली का ही शोषण नहीं किया जाता है, बल्कि किसान की स्त्रियों के साथ भी कई तरह तरह के जुल्म और अत्याचार किए जाते हैं। जिसका एक उदाहरण बिहार की डोला प्रथा है, राजस्थान में बेटी विवाह में लिए जाने वाला टैक्स है और विधवा टैक्स अवध में लिया जाता है और यहां तक कि कफन टैक्स भी लिया जाता है। इस तरह से बिहार की स्त्रियों ने किसान आंदोलन के क्रम में हसुआ उठाया था, खुरपी उठाई थी, हल चलाया था। इसके दस्तावेज हैं, इसके प्रमाण हैं और सहजानंद सरस्वती के 6000 पृष्ठों से अधिक की जो रचनावली है, अगर आप देखेंगे, वह किसान आंदोलन के और संघर्ष के दस्तावेज हैं, जिधर कम लोग ध्यान देते हैं। चूंकि किसान पर ही कम ध्यान देते हैं, किसान साहित्य ही कम लिखा जाता है, किसान आलोचना और न्यूनतम है। और हमारा समय तो हमारे समय का जो पाठक वर्ग है, वह तो लगभग जो उपभोक्ता में बदल गया है और किसान विरोधी चेतना से लैस है, बाजार समर्थक चेतना से बना हुआ है। एक कविता उनकी, एक मजदूरी की प्रति है, प्रणभंग में 1929 में लिखी गई है। वह खेतिहर मजदूर पर कविता लिखते हैं दिनकर, मजदूर नहीं मजदूरनी। यानी दिनकर मानते हैं सहजानंद की तरह कि पुरुष ही, और नागार्जुन और राहुल जी की तरह कि पुरुष किसान ही किसान नहीं होते हैं, स्त्री किसान भी किसान होती है। इतना ही नहीं मानते, वो एक बड़े किसान ही किसान नहीं होते हैं, खेत में जो हल चलाने वाला मजदूर है वह भी किसान होता है। इस तरह से दिनकर किसान की एक बड़ी अवधारणा लेकर आते हैं। उन्होंने लिखा है
एक मजदूरी के प्रति में उंगलियां नन्ही सुई की धाग पर, छंद देखिए जन छंद, दिनकर अपने ही छंद को तोड़ते हुए नव छंद गढ़ते चलते हैं। उंगलियां नन्ही सुई की धाग पर खेलने के जो बनाई थी गई, वे निराती खेत लेकर खुरपियां कटकों में छिद गई कलियां नई। ये जो कलियां नई हैं कटकों में छिद गई हैं, घायल हो गई हैं। और निराना शब्द हमारी पीढ़ी को शायद उसका अर्थ पता हो। यह जो निराई होती है खेत में खुरपियों से, उसको घास को निकालने की जो प्रक्रिया होती है और फसल को बचाने की, उसे हम निराई कहते हैं। द्यौनी और ओसौनी जैसे शब्द उस दौर की कविता में आती है। शायद ट्रैक्टर से फसल को अलग करने के क्रम में हमने हल बैल की संस्कृति को ही नहीं छोड़ा। हजारों ऐसे कृषि संस्कृति के शब्द थे और संवेदनाएं थी उनकी, उन सबसे हम मुक्त होते हुए एक यांत्रिक मनुष्य, यंत्र की ओर बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि दिनकर की कविता में, एक दिनकर की कविता है रेणुका में, दूसरा संकलन जो उनका तीसरा आता है रेणुका। रेणुका में एक अनूठी कविता है और कसमे देवाय, यह 1931 की कविता है। इसमें वे किसानों की मुक्ति के लिए केवल राष्ट्रवाद का अभियान नहीं करते हैं, वर्ग मुक्ति की बात करते हैं। आज किसान मुक्ति से वर्ग मुक्ति गायब है। किसानों को विभिन्न जातियों में बांटकर मीडिया, सत्ता और बाजार उसे विभाजनकारी नीति के तहत टुकड़े टुकड़े में देखना चाहता है और अभियान चला रहा है। क्योंकि हम अच्छी तरह जान रहे हैं कि किसान जो है इस दौर में विभाजनकारी राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान एक आर्थिक वर्ग है, मजदूर एक आर्थिक वर्ग है, वह श्रमजीवी वर्ग है। और यह वर्ग की अवधारणा मार्क्सवादी अवधारणा है या साम्यवादी अवधारणा है। दिनकर कसमे देवाय में केवल किसान के शोषण, किसान को वर्ग समझते हैं, उसके शोषण की बात नहीं करते, बल्कि उसकी मुक्ति के लिए साम्यवादी क्रांति की बात करते हैं। और लेनिन जो सोवियत रूस की क्रांति का नायक है, उसका आह्वान हिंदुस्तान में करते हैं। ध्यान रखिए कि गांधी अहिंसा के पुजारी थे। दिनकर का राष्ट्रवाद लगातार छटपटाता हुआ हिंसा और अहिंसा के बीच झूलता रहा है। आप इन पंक्तियों को देखें। दिनकर कसमे देवाय में कहते हैं, देख कलेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय शोणित की धारें, बनती ही उन पर जाती हैं वैभव की ऊंची दीवारें। ठीक ठीक वर्ग चेतना का विश्लेषण है कि श्रमजीवी कमाता है और परजीवी अपने महल को, वैभव को ऊंचा उठाता है। लेकिन दिनकर उसके साथ साथ हल देने वाले कवि भी हैं। वे संबोधन के माध्यम से कहते हैं, उठ भूषण की भाव रंगनी लेनिन के दिल की चिंगारी, युग मर्दित यौवन की ज्वाला जाग जाग क्रांति कुमारी। दिनकर इस अर्थ में किसान जागरण के कवि हैं, वे नवजागरण के कवि हैं और वे क्रांति कुमारी का आह्वान करते हैं। और लेनिन के दिल में जो चिंगारी बसी हुई है इनकलाब की, वे भारत में किसानों के भीतर से देखना चाहते हैं। ध्यान रखिए, कई तरह के गर्म पंथ के, नरम पंथ के, किसानों के आंदोलन हिंदुस्तान में तब चल रहे थे, जिसके भीतर अभी जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं एक कविता की तरफ आपका ध्यान ले जाता हूं जो रेणुका की है, कविता की पुकार। दिनकर की कविता का मैं इसे घोषणा पत्र मानता हूं और दिनकर ने अपनी कविता का काव्यशास्त्र इस कविता में रचा है। यह कविता गांव और किसान केंद्रित है। इस कविता में आप दिलचस्प देखेंगे रूप से कि दिनकर किसानों के देखने के पुराने और नए और आज तक के जो नजरिए हैं, उन नजरिए को उस दौर में युवा दिनकर तोड़ रहे हैं। वे किसानों के केवल आर्थिक शोषण की बात नहीं करते हैं, वे दिनकर स्वयं ग्रामीण समाज से आते हैं और जो गांव का, नदी का, प्रकृति का, उसके आसपास के जीवन का जो सौंदर्य बोध है, जो सांस्कृतिक
संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता, उस कल्पनाशीलता का गहरा चित्रण दिनकर इस कविता में करते हैं। और कविता स्वयं यहाँ नायिका बनकर खड़ी है और अपना आत्म वक्तव्य देती है, आह्वान करती है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह 1933 की कविता छायावाद के अवसान का दौर है। कविता नए स्वर, नई आवाज, नई चाल ढाल के लिए आमंत्रण देती है, प्रस्ताव रखती है। कविता क्या कहती है आप सुने। विद्युत छोड़ दीप साजूंगी, महल छोड़ तृणकुटी प्रवेश, तुम गांवों के बनो भिखारी, मैं भिखारनी का लूं वेश। कविता यह महल छोड़कर भिखारनी बनना चाहती है और कवि कहती है कि ओ किसान के बेटे, तुम भिखारी का रूप लो। हिंदुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भिखारी बना दिया था। केवल बंगाल की लूट से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति हुई थी। 1800 से 1900 ईस्वी के बीच 2.5 करोड़ लोग अकाल और दुर्भिक्ष से मर गए थे। 1890 से लेकर के 1943 के बीच करोड़ों लोग इस देश में महामारी से मर गए थे। आगे मैं दिनकर की महामारी कविता का भी चित्रण करूंगा। तो दिनकर आगे कहते हैं, स्वर्णांचल आहा, खेतों में उतरी संध्या श्याम परी, रोमंथन करती गायें आ रही रौंदती घास हरी, घर घर से उठ रहा धुआं, जलते चूल्हे बारी बारी, चौपालों में कृषक बैठ गाते, कहां अटके बनवारी। आगे वे कहते हैं, वन तुलसी की गंध लिए, वन तुलसी की गंध लिए, हल्की पुरवैया आती है, मंदिर की घंटा ध्वनि युग युग का संदेश सुनाती है। टिम टिम दीपक के प्रकाश में पढ़ते निज पोथी शिशुगण। ये शिशुगण कोई और नहीं, स्वयं दिनकर हैं, जो मिट्टी के तेल और दिए में पढ़ रहे हैं और अपना बचपन गुजारा है। परदेसी की प्रिया बैठ गाती, यह विरह गीत उन्मन, भैया लिख दे एक कलम खत मोह बालम के जोग, चारों कोने खेम कुशल, माझे ठा मोर वियोग। यह किसान स्त्री है जो प्रेम पत्र लिखवा रही है और चिट्ठी के चारों ओर कुशल क्षेम लिखवाती है। और जैसे जिस्म के चारों ओर कुशल क्षेम है और हृदय में दर्द का कारवां उठ रहा है, ठीक माझे ठा मोर वियोग, स्त्री के हृदय में वियोग का दर्द उठ रहा है। और कविता इतना ही नहीं, सौंदर्य की नई चेतना घर से निकलती है, स्त्री किसान से निकलती है और वह खेत में जाती है। और खेत में सौंदर्य, दरअसल क्रिस्टोफर कॉर्डवेल कहते हैं कविता का इतिहास लिखते हुए कि सौंदर्य चेतना खेत में काम करते हुए नहीं पैदा होती है। खेत से आने वाली फसल के उत्सव मनाने के क्रम में जो लीजर टाइम होता है, जो अंतराल होता है, उस दौर के गान, उस दौर के वाद्य, उस दौर के नृत्य और उस दौर का जो आनंदमय उत्सव होता है, उससे आनंद पैदा होता है। कविता वस्तु तो वहीं से पैदा होती है। लेकिन दिनकर एक कदम और आगे हैं। वे श्रम करते हुए, श्रम के भीतर से सौंदर्य चेतना की खोज करते हैं और श्रम के भीतर वासना की जो चेतना है, प्रेम की जो चेतना है, दोनों को खंडित नहीं होने देते हैं, अखंडित बनाते हैं। वे कहते हैं, कभी अषाढ़ की इस रिमझिम में धन खेतों में जाने दो, कृषक सुंदरी के स्वर में अटपटे गीत कुछ गाने दो, दुखियों के केवल उत्सव में इस दम पर्व मनाने दो, रोंगी खलिहानों में खेतों में तो हर्षाने दो। खेत में आज के किसान खेत में भी खुश नहीं हैं और उनकी मंडी लुट गई है। जो 3 कानून बने हैं, उन तीनों कानूनों को अगर आप देखते हैं तो उनमें एक कानून है खेत से अनाज का अपहरण कर लेना और आनंद छीन लेना। दूसरा कानून है मंडी को गायब कर देना
और तीसरा कानून है खेत को ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से गायब कर देना। सभ्यता की अंतिम लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई किसानों की नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय सभ्यता और मानव समाज को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि इसके बाद जब खेत छिन जाएगा तब मानव समाज के बाद समाज के पास कुछ नहीं बचेगा, और वह बाजार में खड़ा रहेगा। जो डाटा और टाटा के काबिल होगा उसे डाटा और आटा मिलेगा, और बाकी सब खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, दिनकर की कविता नया घोषणा पत्र के आगे कुछ और जोड़ती है। सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धर कर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लोटे का गंगा जल। उसके तन का दिव्य स्वेद कण बनकर गिरती जाऊंगी, और खेत में उन्हीं कणों से मैं मोती उपजाऊंगी। या मोती के खाक में बदल देने का समय है। या गंगा जल को लोटे में गंगा जल जो कल तक था, उस लोटा और गंगा जल दोनों को गायब कर देने का समय है, और गंगा को फसलों से नहीं लाशों से भर देने का समय है। एक ऐसे समय में दिनकर की कविता की पुकार, 1933 की कविता बहुत गहरे रूप से हमें प्रभावित दिखती है। दिनकर का राष्ट्रवाद विकसित होता चलता है, दिनकर की मुक्ति की आकांक्षा और इच्छा विकसित होती चलती है, और दिनकर की समझ में एक बात स्पष्ट रूप से आ जाती है। यह जो साम्राज्यवादी सत्ता और उसके देसी आधार जो जमींदार और महाजन वर्ग हैं, ये ही इस शोषण के कारक हैं। हुंकार में जो 1940 की किताब है, 1933 में एक कविता दिनकर लिखते हैं दिल्ली, और उसमें उस कविता को पढ़ते हुए आज की दिल्ली का चरित्र साफ साफ दिखाई देगा। दिनकर दिल्ली की जैसी, हिंदी कविता में दिल्ली की जैसी मरम्मत दिनकर ने की है, किसी और कवि ने ऐसा साहस नहीं दिखाया है। जो लोग कहते हैं कि दिनकर राज्यसभा गए आजाद भारत में, वे देख लें कि जब वे बिहार में थे, किसानों के बीच थे, नौकरियों में थे, तब भी उनकी नजर दिल्ली पर थी। मैं 1933 की बात कर रहा हूं, और किसान का प्रतिनिधि बनकर वे दिल्ली की मरम्मत करते हैं। अब सुने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए, ब्रिटिश शासन के लिए, शासक के लिए कितने क्रूर और कठोर शब्दों का इस्तेमाल दिनकर करते हैं। 1933 में आहें उठी दीन कृषकों की, मजदूरों की तरफ पुकारें, अरे गरीबों के लोहू पर खड़ी हुई तेरी दीवारें। तुम्हारा पार्लियामेंट गरीबों के लोहू पर खड़ा है, तो आज जो विस्टा बन रहा है वह भी आज के किसानों के लहू पर ही खड़ा है, उसके पसीने पर खड़ा है। दरअसल पैदा श्रमजीवी करता है और उसका भोग परजीवी करता है। राजनीति परजीवता का एक कारोबार है, इसलिए आज देखिए कि ये सटीक बैठती है। आज की दिल्ली पर उनकी पंक्तियां देखिए। वैभव की दीवानी दिल्ली, कृषक मेद की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग की चुभती हुई कहानी दिल्ली। 8 महीनों में किसानों के आंदोलन को जिस तरह कुचला गया है, जो किसान हमें फूल देते हैं, सत्ता ने उन्हें कटीले तार दिए, उन्हें कांटियां दी, उन्हें जो किसान फसल देती है सत्ता को, इन नेताओं को दूध और फल खिलाते हैं, उधर से गोलियां, पानी की बौछार और क्या क्या नहीं दमन के रूप वहां पर दिखाए गए। कृषक मेद की रानी दिल्ली, दिल्ली रूपक है। कृषक मेद, मेद शब्द अश्वमेध से आया है। वेद को याद करिए आप, घोड़े की बलि यज्ञ में चढ़ती थी। दिनकर मेद, दिनकर परंपरा के गहरे बोध करता है, और जिस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा में धसे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर परंपरा में धसे हुए हैं, दिनकर के लिए ये सब प्रेरक हैं। और दिनकर भी कृषक मेद की रानी दिल्ली, दिल्ली क्या है? कृषक का जनसंहार कर रही है। कल की दिल्ली, गुलाम भारत की दिल्ली, गोलियों और जेलों से कृषक का और लगान और टैक्स से करती थी। आज की दिल्ली तो आत्महत्या पर 3.5 लाख किसानों की आत्महत्या, और इतने बड़े किसानों के लिए काले कानून, यह इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली हमेशा से क्रूरता का प्रतीक बनी हुई रहती है। दिनकर की एक कविता है, दिलचस्प है, हुंकार में ही 1937 की कविता है।
याद रखिए 1930 से 47 के बीच का समय बिहार में जन आंदोलन, किसान आंदोलन का मुखर समय है और लेखकों के द्वारा उसमें बड़े पैमाने पर नेतृत्व किए जाने का समय है। दिनकर जब ये कविता लिख रहे हैं तो वे युद्ध भूमि विभाग में काम कर रहे हैं, लैंड टैक्स के विभाग में सब रजिस्ट्रार हैं मोतिहारी के इलाके में, और दिनकर साफ साफ देख रहे हैं कि ब्रिटिश सत्ता और देसी जमींदार मिलकर किसानों को जोंकों की तरह कैसे चूस रहे हैं। दिनकर ही सिर्फ नहीं देख रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन लड़ रहे हैं और बिहार में वे लड़ते हुए जेल जाते हैं, उनका सर फूटता है और 1 दर्जन से अधिक किताबें हजारीबाग जेल में राहुल जी लिखते हैं और 8 नाटक उन्होंने भोजपुरी में लिखे हैं, जिनमें से एक नाटक तो जोंक नाम से है। इतना ही नहीं, नागार्जुन भी उनके साथ जेल जाते हैं। नागार्जुन मिथिला, दरभंगा और दूसरे इलाकों के किसान आंदोलन को संभालते हैं। ध्यान रखिए कि बलचनवा उपन्यास किसान आंदोलन की कोख से उपजा हुआ उपन्यास है और किसान केंद्रित उपन्यास है। तब मैं कहता हूं कि दिनकर किसान के नेता बन करके और किसान आंदोलन का प्रतिनिधि बन करके अपनी कविता में आते हैं और वे मैं की शैली में नहीं, हम की शैली में सामूहिक आह्वान करते हैं कृषक मुक्ति की। शोषण और मुक्ति दोनों हाहाकार कविता में बहुत बारीकी के साथ दिखाई देती है। कुछ पंक्तियों को सुने और फिर मैं इस पर बातचीत करूंगा। बैलों के ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं, जुमा बंद बहती न आंख गमखा शायद आंसू पीते हैं। मित्रों, बैल गायब हो गए। वो इतना ही नहीं कहते, वे कहते हैं कि जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। आप पूस की रात कहानी प्रेमचंद की याद करिए। प्रेमचंद की पूस की रात गद्य में है, कहानी में है और दिनकर में वह कविता बन करके आती है। पूस की रात, किसान की पूस की रात, छूटे बैल के संग कभी जीवन में ऐसा याम नहीं है। ये जो बैल हैं अब गायब हो गए हैं। ये अद्भुत सभ्यता में हम जी रहे हैं कि बैल की जगह ट्रैक्टर आकर खड़ा हो गया है और तब गाय का राष्ट्रवाद अपने चरम दौर पर है। जिस दौर में गाय का राष्ट्रवाद अपने पाखंडी रूप में चरम दौर पर हो और उस दौर में बैल की जगह एक मशीन आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो इस अंतर विरोध और पाखंड को आप समझ सकते हैं कि बाजार का हमारी देसी सत्ता से कैसा गठबंध है और जितना बाहर उजाला है उससे भी ज्यादा भीतर अंधेरा है। ये बैल जो है, मैं इसे गांधी का 2 बैलों की कथा याद करिए। ये दिनकर में आकर के प्रेमचंद के जो 2 बैल हैं, वो गोदान में तो नहीं लड़ता है वो बैल, वो गाय भी नहीं लड़ती है, लेकिन दिनकर के बैल लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। प्रेमचंद के 2 बैलों के कथा के हीरा मोती भी लड़ रहे हैं। यानी यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मध्य वर्ग बैल से भी नीचे चला गया है, जो किसानों के समर्थन में नहीं है। यह अद्भुत समय है, हम बैल से भी नीचे। बैल तो बड़े तेजस्वी होते हैं, प्रेमचंद ने भी कहा। दिनकर और बैलों के बंधु, किसान बैलों के बंधु होते हैं, व्यापारी नहीं। आजकल बनिए व्यापारी ही गाय को पालते हैं, गौशाला चलाते हैं। अमूल के लिए जितना दूध उपजाया जाता है वो गाय के खून से पैदा होता है, ऑक्सीटॉक्सिन दी जाती है। गाय के दमन का बाजार तंत्र जैसा इस समय है, सभ्यता के इतिहास में कभी नहीं था। अगर मैं इस पर चाहूं तो लंबी बातचीत कर सकता हूं, लेकिन इसको आगे बढ़ाता हूं। पर मैं एक दूसरी बात कहता हूं, बैलों का ये बंधु जो है वो ट्रैक्टर का बंधु नहीं है। ये बैलों का बंधु हिंद स्वराज का बंधु है, गांधी का बंधु है। पश्चिमी शैतानी मशीन के समानांतर ग्राम में हाथ से काम करने वाली किसान संस्कृति के पक्षधर हैं दिनकर। इसीलिए वे विज्ञान की कड़ी आलोचना करते हैं और विज्ञान के मसले पर वे नेहरू के साथ नहीं, गांधी के साथ खड़े होते हैं। और इस कविता में दूध की खोज होती है। दूध फिर दूध, अरे क्या याद दूध की खो न सकोगे, दूध मरकर भी क्या तुम बिना दूध के सो न सकोगे। दूध फिर सदा कब्र की आज दूध लाना ही होगा,
जहां दूध के घड़े मिले उस मंजिल पर जाना ही होगा। ये आह्वान की कविता है। और अंत यहां करते हैं दिनकर, हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, ये पंथ में कौन खड़ा है? ये रास्ता रोककर कौन खड़ा है? दूध का रास्ता रोककर तब और आज कौन खड़ा है? यही पूंजीपति वर्ग, यही जो नए किस्म का नव सामंत वर्ग खड़ा हुआ है। और तब जो साम्राज्यवाद था वह दूध, ब्रिटिश शासन दूध का दुश्मन था, लुटेरा था। और दूसरा लुटेरा उसका देशी आधार था। ध्यान रखिए कि तीसरी दुनिया का अध्ययन करते हुए, हिंदुस्तान का अध्ययन करते हुए और किसानी सभ्यता का अध्ययन करते हुए हमें यह देखना पड़ता है, किसान जो श्रमजीवी वर्ग था, लड़ने वाला जो राष्ट्रवादी वर्ग था, उस वर्ग और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच मैकाले की पद्धति ने एक विशाल बिचौलिया वर्ग खड़ा किया था। जॉन की जगह जिसे प्रेमचंद गोविंद कहते हैं, वो गोविंद आज गद्दी पर बैठा हुआ है। और भगत सिंह जिसे काले की जगह भूरे कहते हैं, वो भूरा और गोरा आज बैठा हुआ है। दरअसल जिस बिचौलिया वर्ग को तैयार किया गया औपनिवेशिक समय में, उत्तर औपनिवेशिक समय में, वही राज कर रहा है। इसलिए शोषण का चक्र भी उतना ही जटिल, उतना ही गहरा है। पहले दुश्मन साफ साफ दिखाई देता था क्योंकि बाहर से आया था। अब अपने ही घर में हजारों दुश्मनों को छोड़ करके, वर्ग दुश्मन को छोड़ करके वह शातिर चला गया है 7 समंदर पार। और वहीं से अब वह डोमिनोज और पिज्जा, डोमिनोज और मॉल और मैकडोनाल्ड और KFC से अपना राज कर रहा है। वहीं से स्टारबक की 400 की कॉफी बेच रहा है और पूरी दुनिया का स्वाद तय कर रहा है, फसल तय कर रहा है, कपड़ा तय कर रहा है, जिंदगी तय कर रहा है, सोचने विचारने के तरीके तय कर रहा है, सौंदर्य शास्त्र तय कर रहा है। और तब शोषण का सारा चक्र वहीं से तय हो रहा है। दिनकर शामिल होते हैं उसमें। हम कौन हैं? हम किसान आंदोलन के सारे नेता हैं। गांधी भी हैं उसमें, गरम दल भी है, नरम दल भी है, किसानों के नेता भी हैं। और दिनकर स्वयं में हम बहुवचन है। और दूध खोजने की जिम्मेदारी सबकी है। दूध भी यहाँ प्रतीक में बदल जाता है। हम जानते हैं कि साहित्य जो है वह प्रतीकों की राजनीति है। साहित्य स्थूलता के साथ झुंड में कोई चीज सप्लाई करने की चीज नहीं है। इसके साथ साथ आज जो महामारी का समय है, आज आलम यह है, मैं अक्सर कहता हूं कि जो महामारी, चाहे महामारी का समय भी बाजार के लिए हिस्सेदारी और लूट का समय होता है, संवेदनहीनता का समय होता है। आपने देखा महामारी के दौर में मृत्यु के कारोबार में, स्वास्थ्य के कारोबार में लगे हुए बाजार के लुटेरों ने कैसे लूटा, राजनीति ने कैसी संवेदना दिखाई, सेल्फी की संस्कृति ने क्या क्या किया। और तब साहित्य में भी होड़ मच गई है कि किस तरह से महामारी की संवेदना को भुलाया जाए। जो लोग, जो लेखक, जो कवि बगल के पड़ोसी को देखने नहीं गए और कोरोना में उनको कफन तक पहुंचाने नहीं गए, वे उनकी कविता पर लिखकर, छपाकर और पुरस्कार ले लेना चाहते हैं और उसके लिए वो बेचैन हैं। यानी मनुष्य के साथ करुणा नहीं है, वस्तुतः वह बाजार के साथ एक खरीद बिक्री का संबंध है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह रामचंद्र शुक्ल का समाजी समय नहीं, या किसी तरह के सेल्फी शुक्लों का उन्मादी समय है। और यह उन्मादी समय इसलिए है, वह सेल्फी का समय है, नार्सिस्टिक समय है, कुंठा का समय है। और वह एक तरह से उपभोक्ता और उत्पाद के संबंधों पर समय है। गहरे अर्थों में साहित्य भी अब कमोडिटी बन गया है, वह भी अब उपभोग की चीज बन गया है। इसलिए जब हम यह शिकायत करते हैं कि साहित्य चित्तवृत्ति को नहीं छूता है, तो सभ्यता का आवरण एक तरफ लेखक के चित्त पर चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ पाठक के चित्त पर चढ़ा हुआ है, और दोनों के चित्तों के साथ साथ रचना के चित्त पर भी, जो भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है, चढ़ा हुआ है। दिनकर 1945 में बिहार में फैले हुए मलेरिया और मरे हुए हजारों लोगों की लाशों को देखकर करुणा से भर जाते हैं।
गांधी ने उसमें आह्वान किया था और राजेंद्र बाबू ने इस मलेरिया से बिहार को बड़े पैमाने पर ब्रिटिश राज जो है मदद करे और मुक्ति दे। आइए लाशों की देखिए, एक चित्र देखिए लाशों का किस तरह दिनकर खींचते हैं। 1945 की कविता है नीम के पत्ते में, और गांव का चित्र है, किसान का चित्र है। और कल की ही ये कहानी जरा सुन लो, सच कहता हूं या कि झूठ खुद गुन लो। एक गांव होके जा रही थी बैलगाड़ियां, ढोती हुई 10 मरे हुओं की सवारियां। गांव वाले कहते थे भाई ठहरो जरा, एक मुर्दा है पहले से ही यहाँ पड़ा, और 4 आदमी घड़ी के मेहमान हैं, 5 लाशें ढोने के यहाँ नहीं सामान है। ठहरो अभी ही गाड़ियों में लाश भर के, साथ होंगे हम भी कलेजा कड़ा कर। कलेजा कड़ा करने का जैसा समय यह है। गाड़ियों में लाशें भरी गई, एम्बुलेंस लाशें उठाने वाले किराए के, लाशें जलाने वाले किराए के, कफन देने वाले किराए के, दवा देने वाले किराए के, एम्बुलेंस किराए के, सब कुछ किराए में बदल गया था। और जिसके पास पैसा नहीं था वह व्यक्ति लावारिस लाश में तब्दील हो गया था। इस कोरोना में हमने देखा। और दिनकर की संवेदनशीलता यहाँ जाती है। हिंदी की आधुनिक कविता में महामारी पर बहुत सारी बातें की गई है, तो ये चीज जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अब मैं थोड़ा सा आजाद भारत की ओर, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दिनकर आजाद भारत में दिल्ली चले गए, रेशमी महल, रेशमी नगर के साथी हो गए। मैं ऐसे लोगों के, हिंदी के अनपढ़पन पर मुझे बहुत भरोसा है, और दिल्ली की ये हिंदी के जातिवाद पर भी मुझे भरोसा है, और हिंदी के अपढ़पन पर भी भरोसा है। जातीय संस्कृति के प्रति गौरवहीनता जो हिंदी की है उस पर भी भरोसा है। और मुझे यह भी भरोसा है कि हिंदी वस्तुतः जो अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है, आत्मीयता की योग्य मैं हूं नहीं, इस चाल पर चलती रही है। और अब तो मेरा यह मानना है कि आधुनिकता ने तो थोड़ी व्यापकता दी थी, उत्तर आधुनिकता और डिजिटल संस्कृति हिंदी ही नहीं वैश्विक चेतना की भी संकीर्णता की संस्कृति है। और हम अब छूटे हुए हैं, हम हृदयबद्ध हुए हैं, अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त हुआ है, हम व्यापक नहीं हुए हैं। कितना अंतर्विरोधी समय है कि जब डिजिटल क्रांति से हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी संस्कृति विस्तृत हो रही है, ऐसे दौर में हमारी चेतना क्षुद्र हो रही है और संकीर्ण हो रही है। दिनकर जनतंत्र का जन्म कविता में धूप और धुआं में, यह 1950 में लिखा गया। केवल वे गुलाम भारत में किसानों की मुक्ति के ही कवि नहीं है, किसान राष्ट्रवाद की धारणा रखने वाले। आजाद भारत में बनते हुए राष्ट्र राज जो लोकतंत्र के भीतर वे किसानों का ही साम्राज्य चाहते हैं। ध्यान रखिए, शाहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के भारत के सबसे बड़े महानायक हैं। उन्होंने कहा था कि किसान आजादी किसकी और कैसी, किसानों की या जमींदारों की, श्रमिकों की या पूंजीपतियों की, आधी आजादी या पूरी आजादी। अंबेडकर इसी को कहते हैं कि केवल राजनीतिक आजादी या आर्थिक और सामाजिक आजादी। सच यह है कि सामाजिक और आर्थिक आजादी के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है। अंबेडकर कह गए संविधान सभा और लोकसभा में। आज तक वह आर्थिक और सामाजिक विभेद अब बढ़ता ही जा रहा है, पिछले दिनों घना ही हुआ है। दिनकर सत्ता को, आजाद भारत के राष्ट्र राज्य को चुनौती देते हैं और सत्ता पर किसान की बैठने की वकालत करते, आह्वान करते हैं। इन पंक्तियों को सुने। सत्ता से वे कहते हैं, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में, तहखानों में। आजकल गढ़ और मठ में ही सत्ता को ढूंढा जा रहा है, भगवान को ढूंढा जा रहा है। आजकल तो मंदिर अभियान ही है, भगवान ही किसान है। दरअसल किसान फसल उपजाते हैं, वोट की फसल, कुछ शक्तियों के लिए, विचारधाराओं के लिए वोट की फसल उपजाने वाले किसान का नाम भगवान है। इसलिए वे खेत की ओर तोप घुमाए हुए हैं और भगवान की ओर
घंटी घड़ियाल घुमाए हुए हैं। मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। दिनकर के देवता खेतों और खलिहान। नेहरू के देवता कहां थे? नेहरू कहते थे कि कारखाने आधुनिक भारत के मंदिर हैं, लेकिन दिनकर कह रहे हैं खेत और खलिहान में देवता। वे गांधी के साथ ज्यादा हैं, नेहरू के साथ कम है। और इतना ही नहीं, वे स्पष्ट रूप से अपनी धारणा रखते हैं, फावरे और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है और दुनिया की सबसे मजबूत सत्ता उसे हिलाने में अक्षम है। यह है भारत के हजारों साल से निर्मित किसानों का फौलादी जज्बा। और दिनकर कहते हैं कि वे फावरे और हल को राजदंड बनाना चाहते हैं और दिल्ली के सिंहासन पर 1933 में जिस दिल्ली को चुनौती दे रहे थे, 50 में दिल्ली के सिंहासन पर वे उस किसान को बैठाना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वाधीनता के बाद नेहरू ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया। उसके बाद भी बहुत सारी जमीन जमींदारों के पास रह गई और किसानों को इस देश में न्याय नहीं मिला। विनोबा भावे अपनी तरह से भूदान आंदोलन कर रहे थे, दूसरे लोग अपनी तरह से संगठन लड़ाई लड़ रहे थे। भूदान विनोबा भावे से शुरुआती दौर में दिनकर को उम्मीद जगती है और वे भूदान और जमीन दो जैसी दो कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनका मोह भंग भी होता है। और वे समर शेष जैसी 1953 में कविता लिखते हैं, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि फूलों की रंगीन लहर पर उतराने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले, सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियाला है। और इतना ही नहीं कि वे कहते हैं कि देख जहां का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, माँ को लज्जा वसन और शिशु को क्षीर मिलता है। अब ध्यान रखिए, गुलाम भारत में बच्चे को दूध नहीं मिला और यहाँ भी क्षीर दूध नहीं मिल रहा है और माँ का लज्जा वसन फटा हुआ है। केवल उतना ही नहीं, नागार्जुन ने कहा था कि आजादी के बीते हुए 22-23 साल हो गए, आग उगलते थे जो साथी चिकने उनके गाल हो गए। 7 वर्ष आजादी के पूरे होते हैं और दिनकर सवाल उठाते हैं, पूछ रहा है जहां चकित हो जन जन देख आकाज, 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहां स्वराज। और दिनकर की कविता का जो जनछंद है और नागार्जुन का, और दोनों का समतुल्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दिनकर ने एक नहीं दिल्ली पर 3 कविताएं लिखी है, एक गुलाम भारत में और 2 आजाद भारत में, और दूसरी कविता है भारत का रेशमी नगर। दिल्ली दिनकर आत्मालोचना के कवि हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं संसद में, और वे साफ कहते हैं 1954 की दिल्ली के दिल्ली संग्रह में हो गया एक नेता मैं भी तो बंधु सुनो, भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों का बोझ किसी विधि सहता हूँ। इतना ही नहीं, जो दिनकर का मक्का पॉपकॉर्न में बदल गया उसका आधार है, दिनकर ने मक्का पर भी कविता लिखी है। सुनिए, उद्यानों का यह नगर कहीं भी जा देखो, इसमें कुम्हार का चाक न कोई चलता है, मजदूर मिले पर मिलता कहीं किसान नहीं, फूलते फूल पर मक्का कहीं न फलता है। दिल्ली में किसान खोज रहे हैं दिनकर, कहते हैं नहीं मिलता है, इसलिए चलो सिमरिया की ओर। और दिल्ली से वे बार बार सिमरिया से जुड़े रहते हैं और लौटते हैं। केवल उतना ही नहीं, वे अपने गांव को दिल्ली जाकर भी नहीं छोड़ते हैं और हिंदी प्रदेश के किसानों को। और ध्यान रखिए कि प्रेमचंद गुलाम भारत में किसानों का जो पक्ष ले रहे थे और जितनी शिद्दत से स्वाधीन भारत में, उस दौर में नगरीय कविता जब हो गई थी, या वह दौर है प्रयोगवाद का, नई कविता का, साठोत्तरी कविता का, जब केवल नगरीय कविता है, कविता में मुर्दानगी छाई हुई है, गांव की धूल, पांव की विवाहियां, धुएं, संघर्ष, हल बैल, फसलें, कुछ नहीं दिखता है। तब दिनकर कहते हैं, चल रहे ग्राम कुंजों में पछिया के झकोर, दिल्ली लेकिन ले रही लहर पुरवाई में, है विकल देश सारा अभाव के तापों से, दिल्ली सुख से सोई है नरम रजाई में।
जो लोग कहते हैं कि दिनकर नेहरू के मित्र थे, मित्र रहते हुए भी कितनी कड़ी आलोचना की जा सकती है। याद रखिए, राजनीति में एक संबंध गांधी और टैगोर का था। एक दूसरे के लिए गांधी मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं था। और एक संबंध दिनकर और नेहरू का था, और एक संबंध आज है जिसमें शासक और कलबुर्गी का है। तो अलग अलग संबंधों का जो समय है उसे भी हमें देखना चाहिए। और तब दिनकर ने 2 कविताएं लिखी आजाद भारत में, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, और राष्ट्र देवता का विसर्जन। और दोनों कविताओं में एक तरह से वे राष्ट्रवाद का अतिक्रमण करते हैं। वे कहते हैं कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रवाद, गुलाम राष्ट्रवाद, ये जो राष्ट्रवाद है वह एक रैखिक होता है, वह संकीर्ण होता है, और वे उसके विसर्जन की बात करते हैं। और टैगोर की अंतर्राष्ट्रीयता में विश्व मानवता की खोज करते हैं, क्योंकि दिनकर को स्पष्ट लगता है कि राष्ट्रवाद आने वाले समय के लिए खतरा हो सकता है, एक औजार है, वह वर्ग मुक्ति की बात नहीं करता है। और तब वे आजादी की 25वीं जो जयंती मनाई जाती है, उस 25वीं जयंती में 1972 में अनछपी कविता से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं बाद के दिनों में दिनकर उर्वशी और हारे को हरिनाम जैसी कविता लिखकर थक गए थे, 1972 की कविता में, जिस कविता का शीर्षक मैं आपको बताऊं रजत रश्मि है, रजत रश्मि 1947 में भी दिनकर ने कविता और नोदे लिखी थी। और 75वें वर्ष में, ये 25वें वर्ष में, रजत वर्ष में वे आजादी की सालगिरह मनाते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं और सभ्यता समीक्षा करते हैं। दिनकर गांधी के साथ खड़े हैं और दिनकर किसान के साथ खड़े हैं। दिनकर पश्चिम के विज्ञान और मशीन की इस कविता में कड़ी आलोचना करते हैं, और दिनकर गांव की संस्कृति, किसान की संस्कृति और उसके जीवन की पहचान परख ही नहीं, उसका समर्थन करते हैं। और वे दुख जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान जिस रास्ते पे जा रहा है बहुत दिनों तक यह शुभ नहीं है। वे कहते हैं, थी जहां पेड़ की छांव मशीनें गाती हैं, थे जहां थी, पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति विनाश की दृष्टि से आप इसे देख सकते हैं, थी जहां पेड़ की छांव मशीनें गाती हैं, थे जहां गांव चिमनिया वहां चिल्लाती हैं, भारत का पग अब नहीं फूल चंदन पर है, वह भी सवार अब तेज लौह स्पंदन पर है। मित्रों, लोहे के पेड़ जैसी कविता, आशावादी कविता लिखने वाले दिनकर अपने जीवन के अंतिम चरण में चिंतित हैं कि मशीनें दहाड़ रही हैं। दिनकर के समय में जो मशीन की सभ्यता थी वह सर्विलांस कैपिटलिज्म की निगरानी, या आप कह सकते हैं कि रोबोटिक पूंजीवाद की सभ्यता में तब्दील हो गई है, और हमारे ऊपर मशीन का, यंत्र का, रोबोट का और नियॉन का राज चल रहा है। पेड़, गांव, प्रकृति, खेत तबाह हो रहे हैं। दिनकर कहते हैं कि जहां गांव थे वहां चिमनियां, आज दिनकर के गांव में 16 चिमनियां, ईंट भट्ठे चल रहे हैं, और दूर दूर तक, कई जिलों तक दिनकर के गांव के खेत की मिट्टी काट कर जो वहां के व्यापारी हैं वे चिमनियों में, ईंटों में, कंक्रीट के जंगलों में ढाल रहे हैं। समय और अंधेरे से भरा है। इतना ही नहीं, दिनकर कहते हैं भारत का पग अब नहीं फूल। दिनकर फूलों के बड़े चित्रकार हैं। निराला ने, छायावाद के कवियों ने अपनी तरह से फूल पर लिखा है, और टैगोर ने अपनी तरह से लिखा है, लेकिन दिनकर ने अपनी तरह के फूलों को चुना है और खूब लिखा है। और दिनकर कई बार फूल से ज्यादा दूब और बांस के जंगल पर आकर्षित होते हैं, चंदन पर है। और दिनकर कहते हैं कि फूल की तरफ लोग नहीं हैं, आज हम प्लास्टिक फूल की सभ्यता में जीते हैं। इतना ही नहीं, जो अंतिम पंक्ति है वह आप कुरुक्षेत्र से जोड़कर देखिए कि किस तरह विज्ञानवाद का दिनकर तीखा आलोचन करते हैं। वो इस पंक्ति में कहते हैं, वह भी सवार अब तेज लौह स्पंदन पर है। लोहे की सवारी, लोहे के घोड़े पर हिंदुस्तान सवार हो गया है, और यह लोहे की जो सवारी है, यह जो प्लास्टिक की सवारी है, वह हिंदुस्तान को किसानी सभ्यता से और
गांधी की सभ्यता से दूर ले जा रहा है। दिनकर सचमुच 1928 से 1974 के बीच अनवरत किसान चेतना के कवि हैं। किसानों के अनेक संस्तरों रूपों का चित्रण करते हैं। आज किसान समय बदल गया है। दिनकर की किसान चेतना से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि आज सभ्यता में किसान और लेखक के बीच जो गैप है, शब्द और कर्म के बीच जो अंतराल है, हाथ और मस्तिष्क के बीच जो अंतराल है, खुरपी कुदाल और कीबोर्ड के बीच का जो अंतराल है, उसे हम भर सकते हैं। हमें पॉपकॉर्न से मक्के की सभ्यता में एक बार जाना है, सेल्फी से सेल्फ की सभ्यता में जाना है। हमें विश्वग्राम में रहते हुए भी अपने ग्राम की चिंता करनी है और उसकी संवेदना को बचानी है। और शायद दिनकर की शक्तिशाली कविता की दुनिया हमें इस संवेदना के लिए बहुत बड़ी चित्तवृत्ति, बहुत बड़े सपनों का निर्माण करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।